बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जॉब्स आई हैं, आप लोग भी बड़े आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो चुकी है, हम सब की इंक्रीज हो चुकी है, तो ज़ाहिर है हमने तैयारी करनी है। तो तैयारी के हवाले से हम सिर्फ जर्नल डिस्कशन करने के बाद एक आज कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे। तो कंप्लीट टॉपिक करने के बाद आपको आइडिया होगा कि वाकई ये काम जो है ना इजीली हो सकता है, इजीली हो सकता है। तो हम टाइम वेस्ट करने की बजाय शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इधर देखें बोर्ड की तरफ, ये लिखा हुआ है टोटल टॉपिक्स या चैप्टर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेट करने वाले टॉपिक टोटल कितने हैं? सिर्फ 11। और 11 में से मैंने एक आज पढ़ाने की या बताने की कोशिश की है। पढ़ाने की कह लें, पढ़ाने की नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आप सारे मेरे दोस्त हैं, तो सारे मेरे फेलोज हैं, सारे मेरे कुलीग्स हैं तकरीबन, तो एज फेलो भी हैं। तो इसलिए मैंने आज बताने की कोशिश की है टीचिंग मेथडोलॉजी। इसमें सबसे जो मेन चीज है, एक बात याद रखनी है, आप ये मेरी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कॉपी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, ये जो इतना बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप अगर मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। हाँ, मैं जरा तेज बोल जाता हूँ, आपको जहां से समझना है आप व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड है जिसमें ये सबसे नैरो सेंस होती है टैक्टिक्स, ये बहुत छोटे लेवल पे इस्तेमाल होती है, टाइम लिमिटेड होती है। इसके बाद आती है मेथडोलॉजी, ये भी टाइम लिमिटेड है, लेकिन ये पूरे लेक्चर के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है। ये 30 मिनट 40 मिनट यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटा 3 घंटे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और ये स्ट्रैटेजी है जो कि ब्रॉड इन सेंस है, जो ओवरऑल सिचुएशन को, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है, ओवरऑल प्रोसेस को, प्लानिंग को, सारी चीजों को इसके अंदर समो लेती है। फिर ये मैक्सिमम ऑफ टीचर्स भी है। ये 4 जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है ये हमने पढ़नी है। अब आते हैं हमारा ये सिलेबस क्या है। इस हमारे एक टॉपिक का 11 में से एक टॉपिक का सिलेबस क्या है? सिर्फ सिलेबस देखिए, ये है लेक्चर मेथड। इसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं, लेकिन टीचर जो होता है एक्टिव होता है। मेन मैं बातें बता रहा हूँ, साथ साथ पीछे रह जाएंगे सिर्फ 50-60 जो मेन तो नहीं होंगे, लेकिन करना होंगे हमें जरूरी। तो मेन में सिर्फ 30 या 20 मिनट में एक लेक्चर या एक चैप्टर कंप्लीट करके दे रहा हूँ आपको, 20-30 मिनट में। तो सोचें ये 11 जो चैप्टर है ये कितनी देर लगेगी हमें? बिल्कुल इजी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरे टॉपिक से अगर किसी और से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो ये लेक्चर मेथड है जिसमें टीचर एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट पैसिव होता है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसकी डिटेल मेरिट्स डिमेरिट्स हम पढ़ेंगे। फिर रिसाइटेशन मेथड है जिसको हम ड्रिल मेथड भी कह सकते हैं। फिर डिस्कशन है जिसको हम सिंपोजियम भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, आप पीपीएससी के पेपर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड है जो कि साइंस को एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको हम डेविस फिलोसफी भी कहते हैं। फिर ह्यूरिस्टिक अप्रोच है जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोनेंट है, ठीक है, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी फेवर करता है ह्यूरिस्टिक अप्रोच की। फिर टीम टीचिंग है, इंडिविजुअल टीचिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टूडेंट बहुत एक्टिव होते हैं और ये स्टूडेंट को फेवर भी करता है। फिर एक्टिविटी मेथड है जिसमें दोनों काम कर रहे थे, आपको फिजिकल साइंस भी और मेंटल साइंस भी। और फिर ड्रिल मेथड है, ठीक है, ड्रिल को हमने रिसाइटेशन से कहा था कि ये तकरीबन एक जैसे हैं। फिर सिमुलेशन है, कभी कभी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, भाई गेमिंग किसमें आप करवाते हैं, कौन सा मेथड है जिसमें गेमिंग होती है? जो सिमुलेशन है जिसमें गेमिंग भी हो सकती है, ये नीचे लिखा हुआ है। और इसको हम ड्रामा या रोल प्ले भी कहते हैं, सिमुलेशन को ही। और ये किस लिए होता है? ये हिस्ट्री पढ़ाने के लिए होता है। फिर ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड होता है जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों के लिए हो सकता है। दोनों के बेनिफिट्स को देखते हुए ये ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड इस्तेमाल होता है। फिर ये इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम जर्नल बात बता के बच्चों से स्पेसिफाइड चीजें, थोड़ा ये टफ होता है। ये जर्नल टू स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना इजी होता है। जैसे हमने आम एग्जांपल पढ़ी हुई है कि अगर कौवा है, वो परिंदा है, उसकी चोंच है और उसके पर हैं, तो सब परिंदों के क्या होंगे? चोंच होंगे और पर होंगे। ये स्पेसिफिक से जर्नल चले गए। लेकिन ये जब जर्नल से स्पेसिफिक जाएंगे तो फिर हमें थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। फिर यहाँ पे आते हैं माइक्रो टीचिंग, ये 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं इसमें, और ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए होती है, ठीक है। और ये इनोवेटिव होता है, इनोवेटिव मेथड, ये माइक्रो नहीं, साथ सिमुलेशन भी इनोवेटिव होती है। ये 2 इनोवेटिव होती हैं, जिसका मतलब होता है न्यू आइडियाज पे काम करना। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1960 में। फिर आते हैं हम मैक्रो टीचिंग, जो 35 से 40 मिनट्स की होती है, इसमें स्टूडेंट्स भी ज्यादा होते हैं,
फिर आती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका दूसरा नाम कॉम्पिटिटिव लर्निंग है, और ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, यानी मिलजुल के काम करते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, और स्टूडेंट गेन करते हैं यहाँ पे भी, और स्टूडेंट की तरफ से सिर्फ 3 to 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। फिर आते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सुकरात का फेवरेट मेथड है, ट्रायल एंड एरर, ये क्वेश्चन आंसर मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। फिर आ जाए 20 की तरफ, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टॉपिक नहीं लिखा हुआ, वो भी इसी का सिलेबस है, वो टॉपिक है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें 3 आते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो, वीडियो एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारा असल में सिलेबस है, जिसके चीदा पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, और ये सोलो टेक्सोनॉमी भी हमने इसमें पढ़नी है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। इसमें सबसे जो अजीब तरह का क्वेश्चन आता है ना, वो सुन ले आज। पहले तो ये सादा सी बात है, इसके 4 नहीं, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। क्यों? इसमें प्री भी होता है, प्री, यूनि, फिर मल्टी, फिर मल्टी के बाद आता है रैशनल, और रैशनल के बाद आता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो अजीब ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो पूछता है कि आपने सरफेस, जो है सरफेस कैटेगरी सोलो में कौन सी है, फिर वो पूछता है डीप कैटेगरी कौन सी है, ये बुक में भी नहीं होता अक्सर। तो सरफेस कैटेगरी में आपने बताना है पहले 2 प्री छोड़ के, यूनी स्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल, ये है सरफेस कैटेगरी, यूनी और मल्टी। जबकि डीप कैटेगरी जो है वो आपकी रैशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। वो हमने इसके 5 टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ अभी नाम लिखा हुआ है हमने। फिर हम आते हैं ये जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इधर से आते हैं, और ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि कभी कभी वो सिर्फ नाम पूछता है। कॉग्निटिव डोमेन किस लिए है? ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स के लिए है, ठीक है। तो ये किसने दी थी? बेंजामिन एस ब्लूम ने। कब दी थी? 1956 में। इसमें इनके कौन से स्टेप्स हैं? ये है जी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये ई भी लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर अगर दूसरे पे आते हैं अफेक्टिव डोमेन, ये वैल्यूज के बाद कभी कभी इमोशनल टच भी होता है, इसमें फीलिंग्स होती हैं। तो ये कर्थ होल ने दी थी 1964 में, और इसके 5 हैं जी स्टेप्स: अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। फिर आखिरी है साइकोमोटर डोमेन, और ये दी थी 1972 में सिम्पसन ने, और ये मेंटल और फिजिकल दोनों है। और इसके कितने स्टेप्स हैं? 7: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। इसके स्टेप्स हैं। कभी कभी वो सिर्फ तरतीब पूछता है, भी तरतीब बता दें भाई कॉग्निटिव की क्या तरतीब है। कभी कभी वो पहला स्टेप पूछता है कि पहला स्टेप कॉग्निटिव का या अफेक्टिव का या साइकोमोटर का क्या है। कभी कभी वो लास्ट पूछता है, ज्यादातर इवैल्यूएशन आया होता है, लास्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन, ठीक है। इधर ऑर्गेनाइजेशन, इधर कैरेक्टराइजेशन। तो ये 3 हमने करने हैं, और ये ज्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें से 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं। फिर ये एक चीज और आपको बतानी जरूरी है, वो है अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में आप देखते हैं कि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करता है। जबकि ब्रिटिश अप्रोच क्या कहती है? वो टीचर्स की भी बात करता है, और कंटेंट क्या प्रेजेंट करना है, हमने क्या पढ़ाना है नेशनल लेवल पे, हमें कौन कौन सी चीजें, हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव है, उनको हमने कैसे अचीव करना है। तो यहाँ से एक नया हमारा ऑब्जेक्टिव बनता हुआ है एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम्स जो होते हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो अवेल करना चाह रहे होते हैं कोई भी नेशन। जबकि गोल जो है वो सब्जेक्ट लेवल पे होती है। ये भी छोटे लेवल पे है, ये भी छोटे लेवल, ये जो है ना वो हाई और नेशनल लेवल के एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अचीव करने की कोशिश की जाती है। और ये एक ऑब्जेक्टिव मैंने खुद से लिखा है कि टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी है क्या? टीचर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज, यानी इस चैप्टर में नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टीचर की पहली ड्यूटी जो है ना वो स्टूडेंट की से रिलेटेड है। स्टूडेंट को पढ़ाना या स्टूडेंट को टाइम देना, ये टीचिंग से रिलेटेड है, यानी उसकी फर्स्ट अटेंशन जो है वो स्टूडेंट है। शुक्रिया।